गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पर्वत प्रदेश में पावस इस पद्य पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में हम पद्य का भावार्थ, पद्य में आए हुए नए शब्द, यह सब चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में हम पद्य समाप्त किए थे बच्चों। और पद्य में सिर्फ अब पद्य के पीछे क्या प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों के चर्चा करने का बाकी है। आज इस कक्षा में उन प्रश्नों के उत्तर हम चर्चा करते हुए मतलब इस कक्षा में वह पूरा पद्य समाप्त हो जाता है। आइए बच्चों देखेंगे प्रश्न अभ्यास में। तो पहला भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न अभ्यास में पहला भाग, क भाग में बच्चों 7 प्रश्न है और भावार्थ, साथ कविता का सौंदर्य, ऐसा इस तरह 3 भाग है। आइए देखेंगे पहला भाग में क्या है। पहला प्रश्न देखो बच्चों, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बच्चों, आप पद्य का पूरा भावार्थ अच्छी तरह से सुने हैं, साथ लिख लिए भी है, ठीक है। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना आपको मुश्किल नहीं होता, ठीक है। देखो प्रश्न, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला, पावस ऋतु में, ठीक है, मतलब वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ठीक है। कविता के आधार पर क्या करना है, तो उसका हम उत्तर लिखना है बच्चों। तो इसका उत्तर लिखते समय पहला क्या करो, ऐसा पॉइंट्स करके लिखो, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, मतलब इधर 2, 3 या 4 से अधिक ऐसे आपको परिवर्तन कौन कौन से आते हैं वो लिखना पड़ता है। इसलिए ऐसा पॉइंट्स करके लिखे तो क्या होता है, पढ़ने के लिए भी वो ठीक है, और पढ़ने वालों को भी वो ठीक तरह से दिखता है, ठीक है। देख लो बच्चों, उस प्रश्न का उत्तर है, पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है, पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि में मनुष्यों की ही भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट है, पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों के प्रतीत होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों, तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है, ठीक है। इस तरह बच्चों क्या है, पहला प्रश्न का उत्तर है। तो और एक बार मैं पहला प्रश्न का उत्तर है इधर आपके साथ चर्चा करता हूँ, देख लो बच्चों। तो पहला पॉइंट, ठीक है, तो ऊपर पॉइंट लिखने से पहले क्या लिखना है, पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। उसमें पहला, पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि में मनुष्यों की भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं, पहला पॉइंट है। और दूसरा, पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं, और दूसरा पॉइंट है। नहीं, तीसरा, पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। लास्ट पॉइंट है, बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों, तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा दुहे की भांति प्रतीत होता है, ठीक है। इस तरह क्या है, तो पहला प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आइए दूसरा देखेंगे क्या है। मेखलाकार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। आइए बच्चों देखेंगे
मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान। अब पद्य में आए हुए नए शब्द लिखते समय आप इसका अर्थ भी लिख लिए हैं, ठीक है। और किताब में भी है बच्चों, क्या होता है मेखलाकार, इसका अर्थ है करधनी के आकार की पहाड़ी की डाल, ठीक है। वही मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान। यह कटी भाग में पहनी जाती है, ठीक है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है, ठीक है। और एक बार देख लो, मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान। यह कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लो बच्चों, सहस्र दृघसुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्र दृघसुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? देख लो बच्चों, तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न का उत्तर इस तरह है, पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले सहस्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आगे चौथा देख लो, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? देख लो बच्चों, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? देखो बच्चों, तो इस पांचवा प्रश्न का उत्तर है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे थे, ठीक है। अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो एक गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्च कांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हो। तो पांचवा प्रश्न का है, देख लो बच्चों आगे, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों घुस गए? शाल वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों घुस गए? कवि के अनुसार
वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, और लास्ट देखो बच्चों, 7वां, झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? ठीक है, झरने किसके गौरव का गाना गा रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हो। जहां तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा मतलब पहला भाग, क भाग में क्या 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों का उत्तर हम चर्चा किए हैं। तो आगे निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है टूट पड़ा भू पर अंबर। ठीक है, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इस पंक्ति का भावार्थ देख लो। इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर की सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। ठीक है, और दूसरा, यो जलदयान में विछर विछर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। देख लो बच्चों, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उठता धुआं। ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहे थे। और तीसरा देखो बच्चों, गिरिवर के ऊर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरोवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो क्या कहते हैं इस पंक्ति में कवि ने? इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल जलद रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहा है। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हो, आदि इंद्र का ही फैलाया हुआ मायाजाल लगता है। तो इस तरह बच्चों ये तीनों पंक्तियों का भावार्थ हुआ। ठीक है, अब अंत में कवि और एक भाग इधर है, कविता का सौंदर्य। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।
स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण अलंकार, अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों, इसमें पहला, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित करने में सिद्धहस्त है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति, पहाड़, झरने, वहां उगे वृक्ष, शाल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। कविता में आए मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, कविता में आए मानवीकरण अलंकार है। इसमें पहला, पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध होना। दूसरा, पर्वत से गिरते झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना। तीसरा, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना। चौथा, पहाड़ों का अचानक उड़ जाना। और पांचवा, आकाश का धरती पर टूट पड़ना। ठीक है, ये सभी क्या है, इस पद्य में आए हुए मानवीकरण अलंकार। आइए, कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से 4 चांद लगा दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, कविता का सौंदर्य भाग में दूसरा, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरी दृष्टि में कविता का सौंदर्य शब्दों की आवृत्ति, काव्य की चित्रमयी भाषा और कविता की संगीतात्मकता तीनों पर ही निर्भर करता है। यद्यपि इनमें से किसी एक के कारण भी सौंदर्य वृद्धि होती है, पर इन तीनों के मिले जुले प्रभाव के कारण कविता का सौंदर्य और निखर आता है। ठीक है, तो उसमें एक ही नहीं, तीनों पर। ठीक है, तीनों का उपयोग करते हुए कवि ने क्या किया है, पर्वत प्रदेश का वर्णन किया है। वो कैसे, इसमें पहला तो इस तरह ऊपर लिखकर नीचे क्या करो, इस तरह पॉइंट करके तीनों पर जिस तरह या तीनों का उपयोग किस तरह किया है। शब्दों की आवृत्ति से भावों की अभिव्यक्ति में गंभीरता और प्रभाविकता आ गई है। पहला है, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर है ना, वो पहला पॉइंट का जिस तरह उपयोग किया है, क्या कहते हैं उन्होंने, शब्दों की आवृत्ति से भावों की अभिव्यक्ति में गंभीरता और प्रभाविकता आ गई है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, उसका किस तरह है। शब्दों की चित्रमयी भाषा से चाक्षुक बिंब या दृश्य बिंब साकार हो उठता है। इससे सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। ठीक है, दूसरा। और तीसरा पॉइंट देख लो, क्या है तीसरा, कविता की संगीतात्मकता पर। कविता में तुकांत युक्त पदावली और संगीतात्मकता होने से गेयता का गुण आता है। ठीक है, ये तो क्या है, तीसरा पॉइंट इस तरह हुआ। और तीसरा देखो, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। ठीक है, तो उसमें एक 4 to 5, ठीक है, 4 या 5 स्थलों का नाम आपको लिखना पड़ता है। कविता से लिए गए चित्रात्मक शैली के प्रयोग वाले स्थल, इस तरह ऊपर लिखकर क्या लिखना है, ऊपर कविता से लिए गए चित्रात्मक शैली के प्रयोग वाले स्थल। इसमें पहला, ठीक है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, पल
परिवर्तित प्रकृति वेश पहला, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ठीक है। दूसरा, प्रकृति है टू का पढ़ा, टू का पढ़ा भूपर अंबर, भूपर अंबर, मोती की लड़ियों से, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं, झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर, उड़ गया, उड़ गया अचानक लो, उड़ गया अचानक लो भूदल, देख लो। और एक लिखता हूं ऊपर, घुस गए धंस, घुस गए धरा में सभय शाल, घुस गए धरा में शाल, पाठ में आए हुए स्तर, ठीक है। देख लो बच्चों ठीक तरह से, ठीक है। यहाँ तक बच्चों ये पूरा पद्य समाप्त हुआ, ठीक है। तो पद्य में आए हुए नए शब्द, ठीक है, भावार्थ, पद्य का भावार्थ और पद्य के पीछे जो प्रश्न है, ठीक है। तो पूरा प्रश्न अभ्यास यह सब हम आज इस कक्षा में चर्चा की है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा पद्य समाप्त हुआ है। तो आप क्या करना है, तो इन प्रश्नोत्तर क्या इस कक्षा में चर्चा हुआ है, तो यह ठीक तरह से सुनकर के वो क्या फेसबुक बोलते हैं किताब में, तो उसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आगे के कक्षा में तो और एक नया विषय हम चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।